मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार, देखो मानवाधिकार एक तो होता है मूल अधिकार और एक होता है मानव अधिकार। मूल अधिकार मानव अधिकार, मूल अधिकार जो होते हैं वो ऐसे प्रावधान होते हैं जो किसी देश की सीमाओं पे लागू होते हैं, देश विशेष की सीमाओं के भीतर रहने वाले जो लोग हैं या उस देश विशेष की सीमाओं के अंदर जो उपस्थित व्यक्तित्व हैं उनके ऊपर लागू होते हैं और उनको उनके संविधान विशेष के अंदर उल्लेखित किया जाता है। तो आप देखोगे कि जैसे आपके मूल अधिकार हैं तो आपके मूल अधिकार भारत के अलग होंगे, नेपाल के अलग होंगे, अफगानिस्तान के अलग होंगे, इराक के अलग होंगे, मतलब देश विशेष में उनकी जो महत्वता है वो अलग अलग होगी। जैसे भारत के अंदर अगर मैं कहूं कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है तो हमें पता है कि मूल अधिकार है, लेकिन क्या अफगानिस्तान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है क्या? नहीं है, वहां नहीं है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानव अधिकार जो है वो किसी देश विशेष की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। तो मानव अधिकार यूएनओ की सामाजिक यूएनओ की सामाजिक आर्थिक परिषद द्वारा एलानोर एलानोर रूजवेल्ट एलानोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर 10 दिसंबर 1948 को 48 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार चार्टर चार्टर स्वीकृत किया गया जिसमें यह उपबंध उल्लेखित किया गया कि उल्लेखित किया गया कि यूएनओ के सदस्य राष्ट्र यूएनओ के सदस्य राष्ट्र अपने क्षेत्रों में यथाशीघ्र मानवाधिकार आयोग गठित करेंगे करेंगे और आप जानते हो इन्हीं के प्रावधानों के तहत भारत में भी अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया और इसी में यह कहा गया कि जो राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग संस्थाएं हैं उनकी सिफारिश के बाद में जो राष्ट्र यूएनओ के सदस्य हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे तथा अपने स्थानीय स्तर के ऊपर जो भी उसकी इकाइयां हैं मानवाधिकारों की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। अब भारत यूएनओ का राष्ट्र सदस्य है कि नहीं है? यूएनओ का सदस्य है भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो भारत ने भी अपनाया। स्थायी नहीं है, स्थायी है। और भारत के अंदर जो भी इकाइयां हैं उन इकाइयों का मूल उद्देश्य क्या है? उनका मूल उद्देश्य जनहित करना है। तो वहां पे भी मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य विशेष के अंदर भी हमने मानवाधिकार आयोग जो है वो स्थापित कर रखे हैं। अभी लिखवा रहा हूं।
बता लिया। अब देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि हमें स्टेट का पढ़ना है। तो राजस्थान मानवाधिकार, हाँ, आयोग। राजस्थान मानवाधिकार आयोग स्थापना 18 जनवरी 1999। कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000। 23 मार्च 2000। उतार लिया। अब ये जो आयोग है, इस आयोग की जो संरचना है, इस संरचना में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अब ये संख्या बदली है, जैसे 2006 में परिवर्तन हुआ, फिर 2019 में परिवर्तन हुआ। अभी वर्तमान में हमारे पास में क्या है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है। देखेंगे पूरा, अभी मोटी मोटी इसकी एक रूपरेखा जो है वो देखते हैं पहले। अब ये जो संरचना है अध्यक्ष और इसके सदस्यों की, इस संरचना का चयन कौन करता है? ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे, इनका चयन कौन करेगा? तो इसकी चयन जो है वो एक समिति करती है। चयन कौन कर रहा है? एक समिति द्वारा। और ये जो समिति है, इसमें कौन होता है? अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। इस समिति का अध्यक्ष होगा। तो ये जो चयन समिति है, एक सदस्य तो कौन हो गया? मुख्यमंत्री हो गया। फिर इसमें राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि हमारे एक ही सदन है यहां पे, विधानसभा, विधानसभा का अध्यक्ष। फिर विधानसभा विपक्ष नेता, नेता प्रतिपक्ष, नेता, नेता प्रतिपक्ष। जो विपक्ष का नेता होगा सदन में, टीकाराम जूली है अभी, हाँ, तो वो प्रतिपक्ष नेता हो गया। अब मान लो कि जहां पे 2 सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, 2 सदन अगर हो जाते हैं, तो फिर तो वहां पे दूसरा जो सदन है मतलब विधान परिषद, तो विधान परिषद का सभापति, दूसरा विधान परिषद विपक्ष नेता या प्रतिपक्ष नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। कितने हो गए? 6 लोग हो गए। ये 6 लोगों की क्या होती है? एक टीम होती है जो क्या करती है? चयन करती है। अब चयन कर लिया तो नियुक्ति कौन करेगा? इस समिति की सिफारिश पर इस समिति की सिफारिश पर सिफारिश पर सिफारिश पर राज्यपाल
करता है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। हम्म? एक अध्यक्ष, दो सदस्य। पहले एक अध्यक्ष, तीन सदस्य थे। एक अध्यक्ष, दो सदस्य। अब बता रहा हूं। अब सबसे पहले देखते हैं हम अध्यक्ष के लिए। मानवाधिकार आयोग में अगर अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए योग्यता होगी। 2019 से पहले राज्य हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश क्या बनते थे? अध्यक्ष। कब? 2019 से पहले। हाईकोर्ट कोई भी हो, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त क्या होना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अब क्या कर दिया गया 19 के बाद से? अब यह कहा गया कि भाई वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश कैसे होंगे? सेवानिवृत्त। अध्यक्ष बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। पहले सिर्फ क्या था? मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश और साथ में अन्य न्यायाधीश, अगर वो सेवानिवृत्त हैं तो वो क्या कर सकते हैं? मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष बन सकते हैं। बता लिया। अब देखो, एक संरचना तो क्या हो गई? अध्यक्ष और दो सदस्य। सदस्यों को देखेंगे उससे पहले मानवाधिकार आयोग में इसकी संरचना में पदेन सदस्य भी होते हैं। अब पदेन सदस्य कौन है, इन्हें कहा जाएगा? तो देखो, पदेन सदस्य या पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है आप किसी पद को प्राप्त कर रहे हो, आप किसी पद को प्राप्त कर रहे हो, उस पद को प्राप्त करने से आपके पास में कोई दूसरा उत्तरदायित्व है, अगर आपके पास में आ रहा है तो आप क्या हो गए? पदेन हो गए। जैसे मान लो आपको किसी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, आज जिस समिति के आप अध्यक्ष बने हो उसका अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली किसी दूसरी समिति का सदस्य हो जाता है, तो वहां पे आप क्या हो गए? पदेन सदस्य हो गए। जैसे आप मान लो आपको यह कह दिया जाए कि आप इस क्लास के मॉनिटर हो, आपको एक जिम्मेदारी दी, इस क्लास की जिम्मेदारी दी। इस क्लास का जो मॉनिटर होगा वो इस संस्था में एक समिति बनी हुई है, अनुशासन समिति, उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सदस्य हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया उसके पास में। अब यहां पे पदेन सदस्य मतलब आप किसी मूल काम में हो, उस मूल काम के कारण आपको मानवाधिकार आयोग में ऑटोमेटिकली सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। तो पदेन सदस्य राज्य के अन्य विभागों से संबंधित, राज्य के अन्य विभागों से संबंधित व्यक्तित्व, पदाधिकारी स्वतः ही
मानवाधिकार आयोग के सदस्य बन जाते हैं। जैसे राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, राज्य ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य दिव्यांग आयोग, राज्य बाल संरक्षण पुनर्वास आयोग, इनके क्या अध्यक्ष स्वतः ही राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। पदेन भाई, पदेन अलग होता है। नहीं, राज्यपाल का क्या होगा उससे? वो तो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति तो राज्य, हाँ, पदेन ही होता है वो। अभी देखा, अभी कर रहे हैं। डालिया। अब देखो, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अगर हम देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग, आयोग में एक अध्यक्ष, वह 4 सदस्य जो स्थापना के समय थे, जो स्थापना के समय थे 2006 में संशोधन कर सदस्य संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी गई। सदस्य की योग्यता में एक हाईकोर्ट का सेवारत व सेवा निवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायालय में 7 वर्ष का
अनुभव प्राप्त तथा मानवाधिकार का विशेषज्ञ, मानवाधिकार का विशेषज्ञ, विशेषज्ञ होगा, विशेषज्ञ होगा। ये सदस्यों से संबंधित चल रही है जानकारी। अध्यक्ष की योग्यता पहले लिखवा दी। अब ऐसे ही कार्यकाल में हुआ, अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष 70 साल आयु जो पहले हो, जो पहले हो 2019 से कार्यकाल 3 वर्ष 70 साल आयु, इनमें से जो पहले हो जाए, या तो पद पे रहते हुए 3 साल हो जाए या आपकी आयु 70 साल हो जाए। 2019 से पूर्व पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं थी। वर्तमान में पुनर्नियुक्ति की पात्रता है, पुनर्नियुक्ति की पात्रता है, पहले नहीं थी। दूसरा विश्व युद्ध तो 1939 से 1944 तक ही चला था। 45 में तो यूएनओ बन गया। तो पहले क्या था कि कार्यकाल था 5 साल तक, या तो आप पद पे रह लो या आपकी आयु जब तक 70 साल नहीं हो जाती तब तक आप पद पे रह लो। तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितने साल रह सकता था? 5 साल। आयु कितनी थी? 70 साल। आप वापिस पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते थे। जैसे सदस्य है तो वापिस सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष है तो वापिस अध्यक्ष नहीं बन सकता। सदस्य जो होता था वो अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन सेम पोस्ट पे वापिस आप उसी शक्ति को वापिस प्राप्त नहीं कर सकते थे, समान शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब अध्यक्ष वापिस अध्यक्ष भी बन सकता है, सदस्य वापिस सदस्य भी बन सकता है। और टाइम ड्यूरेशन क्या है? 3 साल। या तो आप 3 साल पद पे रह लो या आपकी आयु क्या हो जाए? 70 साल हो जाए। अब यह प्रावधान कब किया गया? 2019 में किया गया। इससे पहले का प्रावधान क्या था? वर्तमान का प्रावधान क्या है? फिर उसके बाद में बता दूं, हाँ 24 अक्टूबर 1945 को ही है यूएनओ गठित हुआ है, लेकिन युद्ध 1939 से 1944 तक है। बता दूं, अब ये जो पदाधिकारी हैं ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ये अपना त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। भाई एक तो कार्यकाल हो गया, एक हो गया त्यागपत्र, फिर है पद से हटाना। अगर कोई अनुशासनात्मक रूप में कार्य नहीं कर रहा है और हमें उसको क्या करना है? पद से हटाना है। तो पद से कैसे हटाएंगे? तो पद से हटाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? आधार। आधार क्या है? आधार है कि आप या तो
काम करने में अक्षम हो, अक्षमता, या फिर सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। तो काम करने में अक्षम या फिर सिद्ध कदाचार, मिसबिहेव, ये तो हो गया आधार। फिर प्रक्रिया, प्रक्रिया, विधानमंडल, सदनीय प्रक्रिया में जांच समिति के समक्ष दोषी पाए जाने पर पद से हटाया जाता है। पद से हटाया जाता है। अब राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है, इस मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर। कुमारी भटनागर। हाँ बिल्कुल। वर्तमान कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। उपरांत नियुक्त प्रथम अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास। वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी है। 2019 में जो संशोधन प्रावधान किए गए थे कि भाई योग्यता क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, उसके बाद में जो पहला व्यक्ति नियुक्त हुआ था उसका नाम गोपाल कृष्ण व्यास है। इसके बाद में ये है। अब देखो ये आयोग जो है, आयोग काम क्या करता है? तो आयोग के काम क्या है? मानवाधिकारों के संबंध में देखना कि मानवाधिकार जो है वो मानवाधिकार किस किस से संबंधित है। अब देखो हम ये तो जानते हैं कि भाई मानवाधिकार जो है वो मानवाधिकार मानव से संबंधित है। अब मानव के कौन कौन से क्षेत्र है जहां पे मानवाधिकारों का हनन हो सकता है? तो जैसे आज आप साइंस में हो, आपको पता चलता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये सही है, ये गलत है, ये समझ में आ रहा है आपको। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, उनको नहीं पता चलता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गर्म है, क्या ठंडा है, कुछ नहीं पता उनको।
तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मानव नहीं है। जैसे बाहर कोई पागल है, वो घूम रहा है, उसको नहीं पता कपड़ा क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, अब आप उसके पत्थर मार रहे हो, चमड़ी तो गीली है, दर्द होता होगा उसको भी। अब उसके अधिकारों की कौन रक्षा करेगा? कोई तो आयोग होगा। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने से कमजोर का शोषण करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई लोगों को जबरन काम में लिया जाता है, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, मजदूरी बेगारी करी जाती है, हाड़ी प्रथा करवाई जाती है। या फिर आप समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हो, आप किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, आप उसको रास्ते में जाने नहीं दे रहे, या फिर उसके जीवन से संबंधित अन्य आधारभूत चीजें उनकी पूर्ति नहीं कर रहे हो। ऐसे ही कुछ संस्थान होते हैं, जैसे कारागृह होते हैं, जेल होती है, पुनर्वास केंद्र होते हैं। अब वहां पे क्या है कि ये जो संस्थागत ढांचा होता है, वहां पे मानव अधिकारों का ज्यादा उल्लंघन होता है। या तो उल्लंघन होता है सामाजिक रूप में, या होता है संस्थागत ढांचे में। तो कभी अगर आप जैसे कारावास में जाओगे, या अगर कोई जेल वगैरह देखने जाओ कभी, तो हालांकि अंदर से तो नहीं देखने देते, लेकिन हाँ कभी अगर ऐसा समय होता है कि विजिटर्स टाइम होता है, जैसे कहीं गुरुवार होता है, कहीं शनिवार होता है, ऐसे होता है, तो आप देख सकते हो उसको अंदर जाके। अब आप अंदर के अंदर देख रहे हो, आप कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे पहनने के लिए एक उचित, या फिर उनको उनके साथ में जाति हो रही है, पशुतुल्य व्यवहार हो रहा है। जैसे एक कमरा है, उसे कमरे के अंदर कितने लोग रह सकते हैं सफिशिएंट, के साथ 15 रह सकते हैं, अरे वहां पे तुमने 45 को ठूंस रखा है, तो आदमी थोड़ा ना हो गए, वो तो जानवर की तरह कर लिया तुमने। तो मानवाधिकार आयोग ऐसे संस्थानों में जाता है, वहां जाके देखता है कि व्यवस्था कैसी है, साफ सफाई है या नहीं है, क्योंकि बैरक से बाहर तो आप आ ही नहीं सकते, आपको बैरक में रखना पड़ता होता है। बाहर आओगे तो हो सकता है आप कोई अपराध कर दो, तो आप बैरक के अंदर हो। अब ऐसे ही पुनर्वास केंद्र होते हैं, जैसे कुछ अनाथ बच्चे हैं, उनको रेस्क्यू किया गया, कहीं से बचाया गया। वो जो अनाथ बच्चे थे या लावारिस बच्चे थे, उनको किसी फैक्ट्री में लगा रखा था, और उस अंधेरे कमरे के अंदर उनसे काम लिया जा रहा था। अब उनको लाए साहब बाहर, बाहर लाकर उनको पुनर्वास केंद्र में रखा। अब उनके खाने की व्यवस्था है या नहीं है, क्या जो कुछ भी है। ऐसे ही महिलाएं होती हैं, महिलाओं को भी मान लो पुनर्वासित किया गया। कोई महिला थी, उस महिला को किसी ने जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल रखा था, अब उसको लाए पुनर्वासित कर रहे हैं, उसको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, कोई काम सिखाया जा रहा है, ताकि वो सम्मानपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर ले। अब ऐसे में भी क्या होता है कि वहां पे भी कहीं ना कहीं उनका शोषण जो है वो होता ही है, कोई कर्मचारी द्वारा, संस्था के द्वारा। तो इनका निरीक्षण करता है ये। फिर मानवाधिकारों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? तो लोगों को जागरूक करें। तो लोगों को जागरूक कैसे करें कि भाई ये तुम्हारे मानव अधिकार हैं, तुम इसके लिए लड़ सकते हो। तो जागरूक कैसे किया जा सकता है? तो हम जागरूक कर सकते हैं भाई, कोई फिल्म के माध्यम से, कोई एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, या कोई समाचार पत्र के माध्यम से, कोई न्यूज के माध्यम से, किसी संगीत के माध्यम से, जो भी हमारे पास में है, हम उसके माध्यम से क्या करेंगे, उसको जागृत कर सकते हैं। ये संस्था के काम होते हैं। कल ये करेंगे अपन इसके काम।